हे गाइस, कैसे हो? करते हो अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। प्लीज़ अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगता है ना, प्लीज़ लाइक कीजिए। लाइक करोगे तो और भी कहीं पता लगेगा। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। तो आज रिवॉल्ट चलते हैं 8057 का रिवॉल्ट। जो जेके एसएसबी वाले हैं उनको सिर्फ इतना पता लगाना है कि ये रिवॉल्ट कब हुआ था। 10 मई 8057 को हुआ था। और ये इसका लीडर कौन था? बहादुर शाह जफ़र था, ठीक है। बहादुर शाह जफ़र इसका लीडर था। और लोकल लीडर कौन से थे इसके देखते हैं। देखो, अभी मैं जेके एसएसबी वाले को बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये जनरल बख्त खान था दिल्ली से, कानपुर से था नाना साहिब, बेगम हजरत महल थी लखनऊ से, बरेली से खान बहादुर, बिहार से था कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला था फरीदाबाद से, रानी लक्ष्मीबाई थी झांसी से, ठीक है। आपको बस इतना याद करना कौन कहाँ से था। अब मैं आता हूँ जेके पीएससी वालों के लिए और यूपीएससी वालों के लिए, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है, जो मैंने अभी बताया फैक्ट्स वो आपको याद करने हैं, लेकिन इसके अलावा भी हमें क्या आ सकता है कि मेंस में ये आपके इसके रीज़न आ सकते हैं। तो हम रीज़न स्टार्ट करेंगे कि कौन कौन से रीज़न थे, ठीक है। देखो, सबसे पहले इसका रीज़न है इकोनॉमिक रीज़न। इकोनॉमिकली क्या कर दिया था इन्होंने, हमें वीक कर दिया था। तो हम पहले हमारी इकोनॉमी थी एग्रीकल्चर की, ठीक है। तो जब एग्रीकल्चर की इकोनॉमी थी तो उन्होंने क्या किया, उसी को हिट किया। कैसे किया अब देखते हैं। देखो, उन्होंने क्या किया, हाई टैक्सेशन लगाना स्टार्ट किया। जब हाई टैक्सेशन लगाना स्टार्ट किया तो पीजेंट बेचारा कर नहीं पाता था। वो क्या करता था, मनी लैंडर के पास जाता था और उससे लोन ले लेता था। जब उससे लोन लेता था वो भी हाई रेट में होता था। फिर बेचारा क्या करता था, उस लोन को मुकालने के लिए वापस से मनी लैंडर के पास और लोन ले लेता था। इससे क्या होता था, बेचारा वो इससे बाहर निकल नहीं पाता था, बॉन्डेड लेबर बन जाता है। बॉन्डेड लेबर होता है कि आपकी पीढ़ी आगे वाले बच्चे हैं वो भी उसका लेबर ही होगा, क्योंकि वो इतना ज़्यादा रेट हाई होता था, वो बेचारा चुका ही नहीं पाता था। ये हो गया पहला। दूसरा रीज़न हो गया कि अब देखो आर्टिशन है। आर्टिशन सेकंड रीज़न है कि आर्टिशन जो है वो मेनली डिपेंड कहाँ करते हैं, वो स्टेट पे डिपेंड करते हैं। तो स्टेट जैसे राजा महाराजा हैं वही उनको काम देंगे। अब ब्रिटिश ने क्या किया, उनको ही एनेक्स कर दिया, इंडियन स्टेट को ही एनेक्स कर दिया। जब इंडियन स्टेट को ही एनेक्स कर दिया, उनको काम देने वाला कौन है? कोई तो है ही नहीं है ना काम देने वाला। तो इसकी वजह से क्या हुआ, उन आर्टिशन को फोर्स करना पड़ा, खुद को अपने को मजबूर करना पड़ा और कोई काम ढूंढे। जैसे आजकल हो रहा है अनएम्प्लॉयमेंट में, बच्चे मजबूर हो रहे हैं छोटे छोटे काम करने के लिए। तो वैसे ही एग्रीकल्चर के लिए उन्होंने एग्रीकल्चर की तरफ रुख कर दिया, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, इन आर्टिशन को क्या किया, उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज लगा ली यहाँ पे, और भी इनकी तबाही होगी। इनके जो हैंडमेड गुड्स थे वो महंगे थे उनसे, और डिमांड कम होगी। और साथ में क्या कर दिया, हाई टैरिफ लगा दिया ब्रिटिश के अंदर, यानी वहाँ पे अब इंडियन गुड्स जा ही नहीं पाते। मिड 90 के बाद कोई वहाँ पे एक्सपोर्ट हमारा बंद ही हो गया। तो और इंडिया में क्या कर दिया उन्होंने, इंडिया में लो टैरिफ लगा दिया। अब जब लो टैरिफ लगाए हैं तो बाहर का माल तो आसानी से इंटर हो जाएगा ना। यहाँ का माल नहीं जाएगा, लेकिन बाहर का माल तो इंटर हो जाएगा। तो इस तरीके से इन्होंने हमारी इकोनॉमी को तबाह किया। हमारे जो आर्टिशन थे ऐसे ही तबाह हुए। ये मैं स्पेक्ट्रम से पढ़ा रहा हूँ, प्लीज़ स्पेक्ट्रम खोलो, स्पेक्ट्रम से सारा वहीं से पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब आते हैं कि यहाँ पे कॉटन, वही अब हमारा ही कंट्री है, हमारी कंट्री में से कॉटन एज अ रॉ मटेरियल यहाँ से लेके जाते हैं। वहाँ पे हाई टैक्स है, हम तो वहाँ पे कॉटन के गुड्स एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, वही बन के हमारे यहाँ पे फेंक दे रहे थे फिनिश्ड गुड हमारे यहाँ पे। तो इसी तरीके से हमारे कॉटन को भी हमारे पे यहाँ पे लाद दिया। अब आगे जी, तुलकदार और जो ज़मींदार थे उनको क्या किया। एक अवध का केस है, अवध में 21,000 जो तुलकदार थे ना, उनको क्या कर दिया, उनको वहाँ से क्या कर दिया, उनकी ज़मीनों से उनको निकाल दिया। अब बेचारे इतने मजबूर हो गए, वो भीख मांगने के काबिल नहीं हुए, मतलब भीख मांगना ही पड़ा उनको, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज़, ये प्रेशर, अब इंडस्ट्रीज़ भी नहीं रही, आर्टिशन भी नहीं रहे, ज़मींदारों को निकाल दिया, तो सब कहाँ आएंगे, एग्रीकल्चर के ऊपर। अब बेचारे एग्रीकल्चर पे इतना ज़्यादा बोझ पड़ गया कि वो पूरे किसी को सपोर्ट ही नहीं कर पा रहा था। ये हो गया इकोनॉमिक काजेज़, ठीक है। अब आते हैं पॉलिटिकल काजेज़ पे। पॉलिटिकल काजेज़ क्या थे, अब देखो अंग्रेज़ों का एक तो ग्रेडी पॉलिसी थी कि कैसे कैसे एक्सपैंड करें इंडिया को, कैसे हम दबाएं, ठीक है, उनकी ग्रेडी पॉलिसी थी। अब उनके जो वो
जो प्लेज करते थे वो भी तोड़ देते थे, ओथ भी तोड़ देते थे, अपने कहे पे तो रुकते ही नहीं थे वो। तो इससे क्या हुआ कि सभी राजाओं पे एक शक हो गया कि ये मतलब कि विश्वास करने लायक ही नहीं है लोग, तो इनसे दूर होने लगे। अब इन्होंने दो और लाई, एक लाई सब्सिडियरी अलायंस, एक लाया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सब्सिडियरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाई जब, तो इनसे क्या हुआ कि अब सब्सिडियरी अलायंस के तहत वहाँ पे अपना रीजन रखते थे, तो वहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की, आपका बेटा अगर आपका अपना खून का बेटा नहीं है तो आप रख नहीं सकते हो। इससे क्या हुआ, पॉलिटिकल एक्सपेंशन हुई, ये भी एक विद्रोह की बड़ी वजह बनी। अब उनको क्या किया, मुगल को ही उन्होंने तोड़ना स्टार्ट कर दिया। फरुखदीन को एक बात कहा कि फरुखदीन के डेथ के बाद जो भी आएगा तो उसके कंडीशन लगा दी। किसने कंडीशन लगाई? लॉर्ड डलहौजी ने कहा, उन्होंने कंडीशन लगा दी। लॉर्ड कैनिंग ने कहा कि अब आगे आने वाले जो होंगे उनको रॉयल टाइटल मिलेगा ही नहीं। अब देखो, तू रूलर रहा ही नहीं, जब रूलर रहा नहीं, आर्टिशन बेचारे को काम नहीं मिलेगा, म्यूजिशियन को काम नहीं मिलेगा, तो ये सब अफेक्टेड हुए वो लोग जो इन पे डिपेंड करते थे, समझ गए। तो इसी के बाद क्या हुआ कि इनके ये भी पॉलिटिकल एक रीज़न था। अब तीसरा रीज़न एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न। अब देखो इतनी ज़्यादा करप्शन थी, स्पॉय हो गए, पेटी ऑफिसर हो गए, ये इतना ज़्यादा करप्शन करने लगे तो इन लोगों को इनके ऊपर विश्वास ही उठ गया। अब ये फॉरेन रूल था, अब लोग यहाँ पे इनको एज अ फॉरेनर ही देख रहे थे। अब इनको ये एज अ एब्सटेंटी सोवर्निटी के लिए देखे, ये कोई बाहर आके आपके घर आके बैठ जाए, वो रूल करने स्टार्ट, तो आपको कैसे फील होगा? वैसे ही फील हो रहा था इनको। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव काज हो गया। अब आते हैं सोशल इकोनॉमिकल काज। सोशल इकोनॉमिकल काज क्या थे? देखो पहले तो ये लोग गोरे थे, ये अपने आपको सुपीरियर मानते थे। अब सुपीरियर मानते थे और जो नेटिव इंडियन रूलर थे उनके ऊपर ये नीची निगाह से देखते थे। दूसरी बात हो गया कि ये अपने क्रिश्चियनिटी को फैलाते जा रहे थे, क्रिश्चियनिटी को फैलाते ही जा रहे थे, प्रोटेस्टेंटिज्म कहते हैं इसको, तो वो फैला रहे थे। उसके बाद इन्होंने सती एबॉलिश कर दिया, विडो रीमैरिज किया, एजुकेशन को ज़्यादा इम्पोर्ट कर, है तो सही था, लेकिन अब वहाँ के लोग तो एक कंजर्वेटिव थे ना, वो इसको समझ नहीं पा रहे थे, तो कह रहे थे भाई हमारे रिलीजन पे इतने इंटरफेयर कर रहे हैं, ये हमारे रिलीजन को तबाही करना चाह रहे हैं। फिर अजय इन्होंने मॉस्क पे टैक्स लगा दिया, टेंपल पे टैक्स लगा दिया जी। अब आप बताओ, इन जगहों पे टैक्स लगाया, लोगों की फीलिंग कितनी हर्ट होगी। फिर इन्होंने लाया जी रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट, ये भी अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए। अब कोई बंदा अपने रिलीजन को चेंज करता था तो हिंदुइज्म में ये था कि उसको कोई जजात में हक नहीं मिलेगा। इन्होंने कहा भाई नहीं, ऐसा नहीं होगा, अगर कोई भी किसी ने रिलीजन चेंज किया तो उसको हक है कि वो जजात में उसका हक रहेगा। अब ये तो फिर सब भड़काने वाली चीज़ें होगी। क्रिश्चियन मशीनरीज भी थे, वो भी जगह में जा के ये चीज़ें फैलाने लगे। तो ये चीज़ें होती रही, ये भी सोशो इकोनॉमिकल काज में आ जाता है। होप कर रहा हूँ आपको अच्छा लग रहा हो। अच्छा लग रहा है प्लीज़ जहाँ तक अगर सुन रहे हो ना तो लाइक कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश ने कई लड़ाइयाँ लड़ी इस दौरान, तो उनको नुकसान बहुत हुए। अब ये नुकसान देख के ना लोगों को ये फील हुआ भाई ये 30 मार खान नहीं है, ये लोग को हरा सकते हैं हम। जब हम इनको हरा सकते हैं तो इनसे डरना ही क्यों। इन्होंने फर्स्ट अफगान वार में इनको काफ़ी ज़्यादा लॉसेस का सामना करना पड़ा, पंजाब वार में हो गया, क्रिमियम वार में हो गया, संथल रेबेलियन भी इनमें इनको लॉसेस का सामना करना पड़ा। अब आते हैं जी रिवॉल्ट पे। रिवॉल्ट क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस पे आते हैं। देखो अब ये अफवाह फैल गई थी कि आटे में जो है वो बोन का डस्ट यानी कि हड्डियों का चूरन मिलाया गया है। अब क्या करते थे, कार्टिलेज यूज़ करते थे, जो मतलब कि रॉयल इनफील्ड थी, पहले मुंह से चबा के कार्टिलेज उसमें फिल करते थे, तब उसको दबाते थे, तब गोली चलाते थे। तो ये मुंह से तोड़नी पड़ती थी। वो जो कार्टिलेज था वो बीफ और पिग के फैट का बना हुआ था। ऐसा क्या हुआ, ऐसा अफवाह फैलने लगी। ठीक है, अब बताओ जी, जो पिग है वो तो मुस्लिम तो उनका नाम भी नहीं लेते। अच्छा, जो बीफ है हिंदू तो उसको गौ माता कहते हैं।
अब दोनों के रिलीजन पे बात आ गई। अब देखो जी, स्टार्ट होता है रिवॉल्ट। ये मेरठ से स्टार्ट हुआ 58 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली, 10 मई 1857। ये डेट इम्पॉर्टेंट है, ये आ सकती है, ठीक है। अब रिवॉल्ट कहाँ कहाँ तक फैला, देखो रिवॉल्ट जी यहाँ से आपका नॉर्थ है, ठीक है, नॉर्थ पंजाब से फैला, ईस्ट तक फैला बिहार तक, पंजाब का कौन सा, ईस्ट पंजाब, साउथ नर्मदा तक फैला, और वेस्ट राजपूताना नहीं राजस्थान तक भी फैला हुआ था रिवॉल्ट, इतना ज़्यादा फैला था, ठीक है। अभी क्या हुआ, नेटिव 90 जो नेटिव इन्फेंट्री थी बहरमपुर की, ठीक है, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम कटलेट यूज़ करेंगे नहीं, इसमें गौ या पिग का मीट वगैरह हम कैसे करें। तो ये फरवरी में स्टार्ट हुई, ये मार्च में इसको दबा दिया। अब आगे आता है 34 नेटिव इन्फेंट्री से, कौन था, मंगल पांडे था। वो मंगल पांडे ने क्या किया, अपने सर्जेंट के ऊपर फायर कर दिया और इसको 8 मार्च में इसको एग्जीक्यूट कर दिया गया, ठीक है। 7 अवध इन्फेंट्री थी, वो उसने क्या किया, उसने अपने ऑफिसर का कहना ही माना, बंद कर दिया। 3 मई को उन्होंने डिफाइड कर दिया। तो क्या हुआ, 9 मई को, उसके बाद 24 अप्रैल को 33rd नेटिव इन्फेंट्री थी, कैलवरी इन्फेंट्री, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। 9 मई को उन पर केस चला जी, 9 मई को उन पर केस चला, कितने 90 बंदों पे चला। 85 को 10 साल की सज़ा हो गई, 85 को 10 साल की सज़ा हो गई। 10 मार्च को क्या किया उन्होंने, अपने ही ऑफिस को उन्होंने मार दिया और वहीं से दिल्ली में कूच कर रिवॉल्ट स्टार्ट हो गया। 10 मई से इनका रिवॉल्ट स्टार्ट हो गया। अब देखो जी, रिवॉल्ट हो गया कि लीडर तो होगा ना भाई। अब लीडर कौन है, लीडर था बहादुर शाह जफर। जैसे वो दिल्ली पहुंचे, वहाँ की लोकल इन्फेंट्री थी, उन्होंने उनको ज्वाइन कर दिया और वहाँ के ऑफिसर को मारा, और साइमन फ्रेजर जो थे पॉलिटिकल एजेंट थे, उसको भी किल कर दिया। लेफ्टिनेंट विलियम बॉय थे जो, वो था मैगजीन का इंचार्ज, उसको भी उन्होंने रेजिस्टेंस को ही ख़त्म की और उसको भी ओवरकम कर दिया गया। दिल्ली सून बिकम बन गया सेंटर ऑफ द रिवॉल्ट। यहाँ से एक चीज़ नोट करने की बात है कि इंडियंस ने, हिंदू और मुसलमानों ने ये रिकग्नाइज कर दिया कि जो मुगल थे वो हमको सेपरेट नहीं, यानी कि जो उन्होंने हम पे रूल किया, तो ये से उन्होंने उसको एज अपना ट्रेडिशन मान लिया, अपना सिंबल मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदू मुसलमान की यूनिटी देखने को मिली। और बहादुर शाह जफर तो तब बूढ़े थे और उनको इतना वो कैपेबल नहीं थे तब, वो पहले मना करते रहे, हिचकिचाते रहे। लास्ट में उन्होंने क्या किया, उन्होंने लास्ट में सबको कहा, जितने चीफन थे, कि आप सब आओ, रिवॉल्ट करते हैं, इनको यहाँ से बाहर निकालते हैं, ठीक है। और रिवॉल्ट देखते हैं कहाँ तक फैला था। रिवॉल्ट देखो जी, अवध, रोहिलखंड, सेंट्रल इंडिया, ईस्ट पंजाब, बुंदेलखंड, दोआब, लार्ज पार्ट ऑफ बिहार, ये सब रिवॉल्ट में शामिल थे। ईस्ट पंजाब, ये सब रिवॉल्ट में शामिल थे। अब देखो सिविलियन कौन कौन थे। सिविलियन में थे आर्टिशन, शॉपकीपर, ज़मींदार, लेबर, रिलीजियस मर्चेंट, प्रीस्ट, सिविल सर्वेंट, सब ने क्या कर दिया, रिवॉल्ट में हिस्सा ले लिया। ज़मींदार प्रेजेंट हो गए, इन्होंने क्या किया, जो मंडी लैंडर थे बड़े बड़े और बड़े बड़े ज़मींदार थे, छोटे छोटे ज़मींदारों में बड़े बड़े ज़मींदारों के कागजात सब जला दिए एज अ शो कि ये तुम्हारे नीचे हमने नहीं रहना। इतने ज़्यादा रेट, इतने ज़्यादा इंटरेस्ट, इतना ज़्यादा उनको टॉर्चर किया गया, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने ब्रिटिश के सिंबल को अटैक करना स्टार्ट कर दिया। लॉ को, कोर्ट को, रेवेन्यू ऑफिसर को, रेवेन्यू रिकॉर्ड, पुलिस स्टेशन, कुछ नहीं छोड़ा। वहीं पे क्या कर दिया, अटैक करना स्टार्ट किया। इसमें लगभग 1.5 लाख बंदे फाइट करते करते मर गए, उसमें से 1 लाख सिविलियन थे, ठीक है। अब चलते हैं जी कि देखते हैं कि रिवॉल्ट के लीडर कौन कौन थे, जो रीजन में कौन कौन से लीडर थे जो रिवॉल्ट को लीड कर रहे थे। एक था जनरल बख्त खान। जो जनरल बख्त खान थे वो कहाँ से लीड कर रहे थे, वो
एक्चुअली तो ये बहादुर शाह जफर थे, वो थे लीडर, लेकिन कमांड कौन कर रहा था दिल्ली से? जनरल बख्त खान। वैसे आप बहादुर शाह जफर लिखना, वो कमांडर था उसके नीचे, बख्त खान, ठीक है। उन्होंने क्या किया, एक कोर्ट बनाई जिसमें से 10 मेंबर थे, 6 मेंबर थे आर्मी के, 4 थे सिविल। वो सब सारा जितना अफेयर था स्टेट का वो देखते थे, ठीक है ना। तो बहादुर शाह जफर की पर्सनैलिटी वीक थी, लैक ऑफ लीडरशिप थी और पॉलिटिकल वीकनेस भी थी उनमें, तो इसी से पॉलिटिकल वीकनेस सारी जगह फैल गई। कानपुर में देखते हैं, कानपुर में कौन थे? कानपुर में थे नाना साहिब। नाना साहिब को भाई उन्होंने फैमिली का टाइटल ही उनको दिया, उनको वहाँ से निकाल दिया, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया और अपने आप को पेशवा डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। सर ह्यूज व्हीलर ने उन्होंने को सरेंडर कर दिया। अब आते हैं आगे, लखनऊ में कौन था? बेगम हजरत महल थी लखनऊ से। कौन थी? बेगम हजरत महल। अब उसका जो बेटा था बिल्किस कादिर, उसको उन्होंने नवाब बना दिया और उन्होंने अपने वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन थे आराम से चलाने लगे। वहाँ पे दोनों हिंदू मुस्लिम इक्वली पार्ट कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे क्या था, हेनरी लायंस क्या कर गया, उन्होंने कहीं शरण ली, उसको ही उन्होंने बेसीज किया। उसको छुड़ाने के लिए कई ब्रिटिश के ऑफिसर आए, जैसे कि ब्रिटिश इंग्लिश आए, ब्रिगेडियर इंग्लिश आए, ये भी असफल रहे। फिर सर हेनरी हैवलॉक आए, ये भी असफल रहे। फिर सर जेम्स ऑटमैन आए, ये भी असफल रहे। फाइनली जो आया सर कॉन कैंपबेल आया, इन्होंने इनको छुड़ाया। तो ये हो गया लखनऊ की कहानी। अब चलते हैं आगे। खान बहादुर, ये कहाँ से थे? बरेली से थे। खान बहादुर थे, ये भी इन्होंने विद्रोह कर दिया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 40,000 आर्मी सोल्जर की आर्मी बना दी और बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस अंग्रेज़ों को फेस करना पड़ा और इनको दबाने के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इनको मशक्क़त करनी पड़ी। बिहार से कौन थे? बिहार से थे कुंवर सिंह। अब कुंवर सिंह कौन था? कुंवर सिंह एक ज़मींदार था जिसको अपनी ही ज़मीन से निकाल दिया गया था। 70 साल का था शायद ये बंदा, 70 साल में ये लड़ना था। हम तो 25-30 में हार मान लेते हैं, ये बंदा 70 साल में लड़ रहा था, सोच लो। अच्छा, उसके बाद था मौलवी अहमदुल्ला। कहाँ से था? फरीदाबाद से था। अब मौलवी अहमदुल्ला जो फरीदाबाद से था, इसने बड़ी स्टिफ बैटल लड़ी अंग्रेज़ों ट्रुप के खिलाफ और ये लीडर मतलब इमर्ज करके लीडर आया। अवध में था ये, सॉरी फरीदाबाद में था। आ गई लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई ने कहा था मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, डाल ले उठा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। इसका जो बेटा था वो अपना बेटा नहीं था। जब अपना बेटा नहीं था इसने गद्दी में बिठा दिया। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के अकॉर्डिंग तो आप अपना बेटा मतलब गद्दी में बिठा ही नहीं सकते हो। जब अपना बेटा आप गद्दी में बिठा ही नहीं सकते हो तो इसका वो राज्य छीनने वाला था। इन्हें विद्रोह कर दिया। इनके साथ कौन जुड़ गए? इनका जो पति था गंगाधर राव मर गया था, तो इन्होंने अपना बेटा मतलब अडॉप्ट किया था, वो नहीं हुआ। तो इसके साथ तानकिया टोपे ज्वाइन हुए, दोनों ग्वालियर की तरफ चले गए, ठीक है। यहाँ पे एक नोट करने की बात है, सिंधिया थे उन्होंने इंग्लिश की साइड ली, उन्होंने रिवॉल्ट नहीं किया, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब देखो क्या हुआ। एक था शाहमहल। शाहमहल ये कहाँ से था? शाहमहल देख लेना, शाहमहल आप अपनी बुक से। ये था परगना से, ठीक है, परगना बारोत यानी यूपी में जगह, वहाँ से था। इसने क्या किया कि इसने 84 विलेजों में घूम घूम के पीजेंट और हेडमैन को कहा कि आप लड़ो, आप लड़ो लड़ो। इसने तो इसने जैसे पीपल इंकरेज किया, पीपल ने अटैक किया गवर्नमेंट बिल्डिंग में, ब्रिजेस डिस्ट्रॉय किए, मेटल की रोड उखाड़ दी, ठीक है। और शाहमहल ने दिल्ली में जो विद्रोह कर रहे थे उनको हथियार पहुंचाने में भी बहुत मदद की। उन्होंने सर जी जो ब्रिटिश के हेड क्वार्टर थे कम्युनिकेशन उनको तोड़ दिया ताकि उनका कम्युनिकेशन रहे ही ना मिलिट्री के साथ, ठीक है। इन्होंने अपने बंगले को लॉ ऑफ जस्टिस बना दिया। वहीं पे लोगों के डिस्प्यूट हल करने, वहीं पे जो रोज़मर्रा के कामकाज थे वो इन्होंने वहाँ से किया। लेकिन ये लोगों को ऐसे लगने लगा कि अंग्रेज़ों का रूल ही ख़त्म हो गया, अब हमारा ही रूल आ गया। लेकिन जुलाई 1857 में शाहमहल को ही मार दिया।
दिया ये। और मारा किसने था? इंग्लिश ऑफिसर डनलैप ने। इसकी बॉडी को कट कर दिया पीसेस में और इसकी धड़ को, सिर को डिस्प्ले किया ताकि लोगों के मन में खौफ पैदा किया जाए, कोई विद्रोह न कर पाए। होप करता हूँ आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे। प्लीज़ जब अच्छी लगे ना, प्लीज़ यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मेरे पास है ही नहीं है सब्सक्राइब, इतना मेहनत करूँ। मैंने मेंस 3 लिखे हुए केस के, तो होप करता हूँ अच्छा लगा हो तो करो सब्सक्राइब। बाय।